हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या होती है जीएसटी के अंडर, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कब आप इसमें ऑप्ट इन कर सकते हैं, कब आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कैसे ये स्कीम एक नॉर्मल टैक्स पेयर से के लिए जो जीएसटीआर 1 और 3 भी एप्लीकेबल होता है उससे अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं क्यूआरएमपी स्कीम से रिलेटेड। दोस्तों, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही नेक्स्ट में एक बेल बटन आ जाएगा। वो बेल बटन प्रेस करते ही हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। क्यूआरएमपी स्कीम क्या है? फर्स्टली हम समझते हैं स्कीम का नाम क्या है, क्यों कैसे ये क्यूआरएमपी पड़ा। तो क्यूआरएमपी बेसिकली इनिशियल्स है, फुल फॉर्म इसका है क्वार्टरली रिटर्न्स विथ मंथली पेमेंट। सो क्यू मतलब क्वार्टरली, आर मतलब रिटर्न, एम फॉर मतलब मंथली एंड पी मतलब पेमेंट। यानी कि आपको इस स्कीम के अंडर टैक्स मंथली पे करना है, बट आपको रिटर्न फाइलिंग में एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जहां पर आप पहले नॉर्मल स्कीम के अंदर जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी मंथली फाइल करते थे, अब आप वो क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। सो एज रिगार्ड्स टैक्स पेमेंट, आप और एक नॉर्मल टैक्स पेयर दोनों ही सेम लेवल पे आते हैं। टैक्स पेमेंट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जहां आप भी मंथली फाइल करो टैक्स पेमेंट करोगे, नॉर्मल टैक्स पेयर भी मंथली पेमेंट करेगा। जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो है रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न, दैट इज जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 बी। जहां पहले मंथली करते थे, आपको वो क्वार्टरली फाइल करने मिलेगा। अब आप बोलोगे शिल्पा यार, हम तो ये मंथली पेमेंट अगर कर ही रहे हैं तो हम पूरी कैलकुलेशंस जो हमारा सेल है, हमारा परचेजेस है, हम एक साथ तो कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों हम ये स्कीम का मतलब एज रिगार्ड्स रिटर्न रिलेटेड क्या फायदा होगा उसे पोस्टपोन करने का? हम क्यों ना मंथली ही रिटर्न फाइल कर दें? सो यस, ये एक पॉइंट वैलिड पॉइंट है जो आपने रेज किया है कि अगर आप पेमेंट करने के लिए अपना सेल्स और अपना जो आईटीसी है एक्यूमुलेट कर ही रहे हैं, उसको जॉट डाउन कर रहे हैं कि क्या मेरा सेल्स है, कितना मेरा सेल्स है, कितना मेरा आईटीसी है, एंड फिर वो कैलकुलेट करके पे कर रहे हैं, तो एक तरह से आप रिटर्न रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इकट्ठी कर रहे हैं। तो क्या फायदा होगा क्यूआरएमपी स्कीम में जाने का? सो लेट मी टेल यू, स्मॉल टैक्स पेयर्स के केस में जनरली जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके पास अकाउंट्स राइटिंग के लिए कोई नहीं होता है, या अकाउंट्स राइटिंग में वो खुद अकाउंट्स राइटिंग करते हैं, या वो खुद अपना हिसाब किताब लिखते हैं। अगर वो आउटसोर्स भी करते हैं तो मंथ खत्म होने के बाद जब तक वो बिल देते हैं और जब तक उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होके एक्यूमुलेट होके आपको पता चलता है कि कितना आपका आईटीसी है, आपका जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट निकल जाता है। जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है 11th in case if you are in a normal scheme and 13 in case if it's a QRMP scheme person। तो जीएसटीआर 1 का आपको ऑलरेडी ड्यू डेट निकल चुका है। इस तरह से जनरली एक स्मॉल टैक्स पेयर पे हमेशा एक मंथली प्रेशर रहता था कि मंथ खत्म होने से पहले ही उसे अपने सारे सेल्स बिल इकट्ठे करने हैं, आईटीसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, अपने अकाउंट्स पर्सन या फिर अपने कंसल्टेंट को या फिर अपने सीए को हैंड ओवर करने हैं, ताकि वो उसे टाइमली जॉट डाउन कर सके, अपनी रिपोर्ट बना सके और जीएसटीआर 1 फाइल कर सके। ये जो प्रेशर उन पे रहता था, इसी प्रेशर को रिलैक्स करने के लिए क्यूआरएमपी स्कीम पिक्चर में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप ये रिटर्न मंथली के बदले क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ये रिलैक्सेशन सिर्फ रिटर्न रिलेटेड है, पेमेंट रिलेटेड है। पेमेंट्स के जो आपके ड्यू डेट है यानी कि 22 वो सेम रहता है बिटवीन अ नॉर्मल टैक्स पेयर एंड अ क्यूआरएमपी स्कीम टैक्स पेयर। जो पेमेंट की ड्यू डेट है रेगुलर पर्सन अगर 5 CR के ऊपर है तो उनके लिए होता है 20, जो 5 CR के नीचे है डिपेंडिंग अपन वो कौन से स्टेट में है वो 22 और 24 पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पर आप जब तक एज ए स्मॉल टैक्स पेयर कैलकुलेशन करते हैं, आपको एक इनफ टाइम स्पेस मिल जाता है जहां पर आप सब अपने सेल्स बिल्स और आईटीसी इकट्ठा करके कैलकुलेट कर सके जीएसटी एंड अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल कर सके। सो बेसिकली क्यूआरएमपी स्कीम
यही इंटेंशन से लाया गया कि स्मॉल टैक्स पेयर अकाउंट्स एंड अपने टैक्सेशन पे फोकस कर सके और एट द सेम टाइम अपने बिजनेस पे भी फोकस कर सके। उस पर मंथली ये प्रेशर नहीं रहे कि यार एवरी मंथ उसे सब चीज इकट्ठे करके एक जगह पे रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन जनरली आ गया कि क्या ये स्कीम सभी के लिए अवेलेबल है क्या? तो ये स्कीम एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है जिसपे जीएसटीआर 1 और 3 भी एप्लीकेबल है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर आपने कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है, या फिर आप नॉन टैक्सेबल पर्सन है, या फिर एनआरआई है, या फिर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है जहां पर जीएसटीआर 1 और 3 भी एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके लिए स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। आपने जो वो पेमेंट या फिर रिटर्न्स की जो पॉलिसी उस कैटेगरी में आती है वो आप पे एप्लीकेबल होगा, क्यूआरएमपी स्कीम में आप नहीं जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन से टैक्स पेयर कैटेगरी एलिजिबल है इस स्कीम में अंडर द रेगुलर टैक्स कैटेगरी ऑल्सो। सो पहली जैसे आईएसडी कंपोजिशन स्कीम ये ऐसे सब टैक्स पेयर तो ऑलरेडी बाहर चुके स्कीम से। जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं उनमें से भी कौन सी कैटेगरी है जो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है? तो बेसिकली जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि जहां पर उनका एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर का या फिर प्रीवियस ईयर का 5 CR के नीचे है एंड उन्होंने अपनी लास्ट जीएसटीआर 3 भी रिटर्न टाइम पे फाइल किए, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर दोनों ही चीजें कंसिडर किए हैं, करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। सो मान लीजिए अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका टर्नओवर 5 CR के नीचे है, बट करंट ईयर में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 CR क्रॉस होगा, तो आप ऑलरेडी क्यूआरएमपी स्कीम में से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 CR के ऊपर था, बट करंट ईयर बिकॉज ऑफ एनी चेंज इन योर बिजनेस मॉडल 5 CR के नीचे आया, बट क्योंकि इस केस में प्रीसीडिंग ईयर में 5 CR के ऊपर था, आप फिर भी क्यूआरएमपी स्कीम से बाहर हैं। सेम वे अगर आप जैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे आपने फर्स्ट स्टार्ट किया है, आपने कोई जीएसटीआर 3 भी रिटर्न नहीं फाइल किया है, इसमें यहाँ पर कंपलसरी है कि वो दे मस्ट हैव फाइल्ड देयर लास्ट ड्यू जीएसटीआर 3 भी रिटर्न। क्योंकि आप एक न्यू टैक्स पेयर हैं, आपके लिए कोई पिछले 3 भी रिटर्न है ही नहीं, आप तो अपना फर्स्ट टाइम जीएसटीआर 3 भी फाइल करने वाले हो, आप ये क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक न्यू रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं जा सकते हैं। हाँ, एक क्वार्टर खत्म होने के बाद डिपेंडिंग अपॉन आपके क्वार्टर में कितना आपका टर्नओवर था एंड नेक्स्ट में आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट इन या फिर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जुलाई में एक न्यू टैक्स पेयर को रजिस्टर किया। अब क्योंकि अप्रैल मई जून की हमने जीएसटी भी फाइल की ही नहीं है, क्योंकि हम तब रजिस्टर्ड ही नहीं थे, मैं ये क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं हूँ। मुझे जुलाई, अगस्त और सितंबर की रिटर्न एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर भरनी पड़ेगी मंथली बेसिस पे। नाउ जब मैं अक्टूबर की रिटर्न फाइल करने जाती हूँ, मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट इन कर सकती हूँ या फिर मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ रेगुलर टैक्स पेयर बनने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम कब ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं क्यूआरएमपी स्कीम करने। तो आप ये क्वार्टरली बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहते हैं या नहीं। आप ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका फ्यूचरिस्टिक टर्नओवर होने वाला है या क्या आपका एक्सपेक्टेड टर्नओवर होने वाला है ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये आपका ऑप्शन है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर। अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 5 CR है तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आपके लिए क्लोज हो चुका है, तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 CR के नीचे है या फिर जैसे मैंने कहा आप न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ऑप्ट इन करना चाहते हैं या नहीं। तो टाइम मैटर करता है कि आप कब ऑप्ट इन करना चाहते हैं और कब नहीं। तो अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉल्स बिटवीन अप्रैल, मई एंड जून, तो आप बिटवीन 1 February टू 30 अप्रैल आप ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट यानी कि चेंज कर सकते हैं अपने पीरियोडिसिटी फ्रॉम क्वार्टरली टू मंथली
या फिर वाइस वर्सा, मंथली टू क्वार्टरली। सेम वे फॉर सेकंड क्वार्टर यू कैन चेंज बिटवीन 1st May to 31st July, थर्ड क्वार्टर 1st August to 31st October, एंड फोर्थ क्वार्टर बिटवीन 1st November to 31st January। अगर आप इन सब में देखेंगे तो आप याद कैसे रख सकते हो कि कब आप पीरियोडिसिटी चेंज कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर के लिए फर्स्ट मंथ आपका ओपन होता है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में आपने एज सच कुछ रिटर्न फाइल नहीं की किसी पीरियड की, तो फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आपके लिए ओपन है, आप तब चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली प्रीवियस तो जब आप फर्स्ट क्वार्टर में आप सपोज फर्स्ट मंथ में मिस कर देते हैं, तो आप सेकेंड 2 मंथ यानी कि मई जून में आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 1st May से मेरा सेकेंड क्वार्टर ओपन हो जाता है चेंज करने के लिए। सेम वे जुलाई मेरे लिए ओपन है कि मैं Q2 का पीरियोडिसिटी चेंज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं जुलाई मिस कर देती हूँ, तो जो Q1 की पीरियोडिसिटी थी वो ऑटोमेटिकली Q2 की बन जाती है, एंड अगस्त और सितंबर में मैं Q3 के लिए कर सकती हूँ। तो इसी तरह से अक्टूबर मेरे लिए Q3 के लिए ओपन है, एंड नवंबर और दिसंबर में मैं Q4 कर सकती हूँ। जनवरी Q4 के लिए ओपन है, एंड फरवरी एंड मार्च में नेक्स्ट ईयर के Q1 के लिए कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि क्या मुझे हर बार ये ऑप्शन में ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करना पड़ेगा? सो नहीं। जो फर्स्ट अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर थे बिफोर QRMP स्कीम, तो डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पे। अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का 5 CR के नीचे था और आपने 3B रिटर्न्स अपनी टाइमली फाइल की हैं या ऑल फाइल कर चुके हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली QRMP स्कीम में ऑप्ट इन कराया रहेगा। और अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो जैसे मैंने कहा, आपको जाके पोर्टल पे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप जैसे न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है, तो बाय डिफॉल्ट आपको नॉर्मल टैक्स स्कीम एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर ये स्कीम मिली है, आप ये स्कीम में नहीं जा सकते हैं। आपको फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने का वेट करना होगा, एंड सेकेंड क्वार्टर से आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। आपने एक बार अगर ये स्कीम में ऑप्ट इन कर लिया, तो आपको बाय डिफॉल्ट आगे के सारे महीने और साथ नेक्स्ट ईयर में भी इनफैक्ट आपको ये स्कीम एप्लीकेबल होगा, अगर आपका टर्नओवर कंटिन्यू करता है 5 CR के नीचे होना। सेम वे अगर आपका टर्नओवर 5 CR के नीचे है, लेकिन अगर आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किए या GSTR 3B फाइल नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली आप इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं। आप एक बार अपने रिटर्न्स को टाइमली फाइल मतलब सब 3B जो आपके पास्ट के ड्यू है वो फाइल कर देते हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर से आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें ऑप्ट इन कर सकते हैं। बट एवरीवेयर जहां पर आपने एक बार ऑप्ट इन कर लिया है, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वार्टर्स इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी ऑप्ट इन कर लेते हैं। वहीं वाइस वर्सा अगर आप एक बार ऑप्ट आउट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली इरिस्पेक्टिव आपका टर्नओवर 5 CR के नीचे है या नहीं, आप आगे के सारे पीरियड्स के लिए ऑप्ट आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमने आगे कि ये क्या फर्क है, हाउ इट इज डिफरेंट, हाउ इज दिस स्कीम डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्कीम, यानी कि QRMP स्कीम में ऐसा क्या है जो इसे नॉर्मल स्कीम से अलग करता है। सो फर्स्टली जैसे मैंने कहा कि आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है मंथली GSTR 1 and 3B फाइल करने का। आप हर मंथ सिर्फ पेमेंट करते जाइए, आपको कोई रिटर्न नहीं फाइल करनी, सिर्फ पेमेंट करना है। क्वार्टरली यानी कि जैसे अप्रैल मई जून का आप जुलाई में GSTR 1 एज वेल एज GSTR 3B फाइल करेंगे। IFF ऑप्शन गेट्स एक्टिवेटेड, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जिसे हम कहते हैं। जब ये नया ऑप्शन आया था QRMP स्कीम, जहां GSTR 1 आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, काफी सारे कस्टम टैक्स पेयर्स को ये दिक्कत आई थी कि उनके कस्टमर्स क्रेडिट नहीं ले पा रहे थे जो इनवॉइसेस उन्होंने दिए थे, क्योंकि एज पर द GSTR लॉ, अगर आपके GSTR 2A या 2B में वो सेल इनवॉइस नहीं दिख रहा है, यानी कि सपोज मैंने आपको सेल किया है, अगर मैं अपना GSTR 1 में वो सेल इनवॉइस नहीं दिखाती हूँ, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब क्योंकि मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो जब मैं क्वार्टर एंड होने पर यानी कि जुलाई में जब मैं रिटर्न भरूंगी और उसमें वो सेल शो करूंगी, तब आपको क्रेडिट मिलेगा। तो काफी सारे वेंडर्स को दिक्कत आ रही थी क्रेडिट लेने में, सॉरी काफी सारे कस्टमर्स को दिक्कत आ रही थी क्रेडिट लेने में उन इनवॉइसेस की। इसीलिए IFF ऑप्शन लाया गया, जहां पर अगर GSTR 1 में आप QRMP स्कीम में जा रहे हैं, तो आपके लिए IFF ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जहां पर आप अपने सभी B2B सप्लाईज
अपलोड कर सकते हैं ताकि आपके कस्टमर्स मंथली बेसिस पे क्रेडिट ले सके। बट GSTR 1 आपको क्वार्टरली ही फाइल करना है। जब आप GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करने जाएंगे तो जो इनवॉइसेस आपने ऑलरेडी आपके IFF में डाल दी हैं, आपको उसकी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। जो बैलेंस इनवॉइसेस बच जाते हैं या फिर अदर देन B2B सप्लाईज है, वो आप GSTR 1 में डालेंगे। थर्ड, पेमेंट कैन बी मेड ऑन ए सेल्फ असेसमेंट बेसिस। क्योंकि आप GSTR 3 भी मंथली बेसिस पे फाइल नहीं कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को नहीं पता कि आपका सेल्स कितना है और आपका ITC कितना है उस मंथ में। आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे मंथली पे कर सकते हैं। जब क्वार्टर एंड होगा और थर्ड क्वार्टर का जब आप पेमेंट करने जाएंगे, तो आप क्यूमुलेटिव उस पूरे क्वार्टर का सेल्स माइनस ITC करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। सो अगर मान लीजिए फर्स्ट मंथ में आपने कुछ कम या ज्यादा कर लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली क्वार्टर एंड होने पे एडजस्ट होके बैलेंसिंग फिगर ही आपको पे करना है अंडर द स्कीम। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्जैक्टली उतना ही पे करना है जितना आपका सेल माइनस ITC है। फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्वार्टर एंड होने पे जो लाइबिलिटी आएगी आप उसमें नेगेट होके बैलेंस पेमेंट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उस एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हम QRMP से रिलेटेड कोई पॉइंट छूट गया है शेयर डिस्कस करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें LinkedIn, Facebook, Insta और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।